हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बहुत ही जबरदस्त, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए अग्निवीर के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे। और ये बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, ना कि बहुत हार्ड है और ना ही बहुत जीजी क्वेश्चन है। तो इनको आप करके एग्जाम में जाइए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके लिए ये चैलेंज होने वाला है कि अगर आप 20 क्वेश्चन में से केवल 5 क्वेश्चन का सही सही आंसर देते हो, तो मैं आपको मान लूंगा कि आप के अंदर टैलेंट है और आपके भी जिगरे में है दम। तो चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद पुरस्कार दिया गया था। तो जनरल बिपिन रावत को कौन सा पद पुरस्कार दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पद्मश्री या पद्म भूषण भी या पद्म विभूषण या भारत रत्न। तो हमें जनरल बिपिन रावत को कौन सा मरणोपरांत कौन सा जो सम्मानित किया गया था पुरस्कार से, किसके द्वारा। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पद्म विभूषण के द्वारा सम्मानित किया गया था। और जो जनरल बिपिन रावत हैं, ये क्या है, हमारे भारत के जो थे पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस थे। जो बिपिन रावत जी हैं, वो भारत के पहले जनरल डिफेंस स्टाफ सीडीएस थे। और साल 2021 में इनकी क्या हुई थी, हेलीकॉप्टर दुर्घटना के कारण इनकी मौत हो गई थी। और इसी कारणवश देश के प्रति उनकी असाधारण सेवाओं के लिए वर्ष 2021 में इनकी मौत हुआ था। और 2022 में इन्हें क्या दिया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष और कहां चलाया गया था। तो ऑपरेशन मेघदूत जो है भारतीय सेना द्वारा किस वर्ष और कहां पर चलाया गया था। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए, क्या 1999 में कारगिल युद्ध में, या 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में, या 1971 लद्दाख में, या 1965 पुंछ में। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1984 ईस्वी में सियाचिन ग्लेशियर में जो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था, वो सियाचिन ग्लेशियर था जो 1984 ईस्वी में चलाया गया था। ये आप इसका अच्छे से सोल्यूशन समझ लो कि जो 13 अप्रैल 1984 ईस्वी में 13 अप्रैल 1984 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी, जो भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। ये दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर, आप भी जानते होंगे, बहुत ही ऊंचा सियाचिन ग्लेशियर, उसमें बर्फ पड़ते रहते हैं, हमेशा गिरते रहते हैं ना, -डिग्री टेम्परेचर इतना हाई रहता है यहाँ पर। तो इस पर नियंत्रण पाने के लिए हमारे नौजवानों ने, हमारे सेनाओं ने क्या किया था, इस पर चढ़ाई की थी। इस ऑपरेशन के ही कारण तो क्या है, आज के समय में सियाचिन ग्लेशियर की रणनीतिक रूप से पूरा उसका क्षेत्र है, उस पर किसका नियंत्रण, भारतीय सेनाओं का नियंत्रण है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना के किस विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट करियर को ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय नौसेना के किस विमान पोत को जो है ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। क्या आईएनएस विक्रमादित्य को, या आईएनएस विक्रांत को, या हमारा सी आईएनएस विराट को, या डी हमारा आईएनएस चक्र को। तो किसे हम जानते हैं ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आईएनएस विराट को। आईएनएस विराट जो है, क्या हम इसे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। आइए इसका विस्तृत हल भी देख लेते हैं। आईएनएस जो विराट है, भारतीय नौसेना में ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से इसलिए जाना जाता है कि इसे पहले ब्रिटिश रॉयल नेवी में एचएमएस हर्म्स के नाम से जाना जाता था। और भारत ने इसे कब खरीदा था, 1987 ईस्वी में इसे भारत ने खरीदा था, अपनी नौसेना में खरीद कर इसे शामिल कर लिया था। और लगभग 30 साल इसका इस्तेमाल किया, कितना साल, 30 साल तक इसका यूज करने के बाद इसे वर्ष 2017 में इसे क्या कर दिया गया था, सेवा मुक्त कर दिया गया था। और इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जाता है ये आईएनएस विराट जो है, हमें 30 साल क्या हुआ, सेवा प्रदान किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। तो हमारा कौन सा हमारा समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो हमारा अनुच्छेद 44 जो है, अनुच्छेद 44 है, वो हमारा समान नागरिक संहिता से संबंधित है। आइए इसके बारे में भी अच्छे से समझ लेते हैं। जो संविधान के भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 44 जो है आता है। यह अनुच्छेद पूरे भारत में यह अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है, जिसका मतलब है कि विवाह, तलाक और संपत्ति के कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे होने चाहिए। अभी भी आप उत्तर प्रदेश में हाल ही में क्या यूजीसी कानून पर क्या बदलाव हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या बहुत बड़ी विवाद हो रही थी, चल रही थी। तो आई होप आप समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर 44 हो जाएगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप 5 क्वेश्चन का आंसर सटीक दे पाए। अगर 5 ही क्वेश्चन का केवल, तभी मैं आपको मान लूंगा कि आप बहुत विद्वान है और आप एग्जाम को फोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मारकर ही आंसर को दे दें तो आपका 5 क्वेश्चन सही हो गया, आप बहुत ही बड़े ज्ञानी हो। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए डेवलपमेंट की। आप शिक्षा के प्रति कितने आगे समर्पित हैं कि आप किसी भी एग्जाम को क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हो।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं। भारत द्वारा 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का आधिकारिक कोड नाम क्या था? जो कोड नेम यूज करता है, किसी भी चीज का हम कोड नेम यूज करते हैं सिविल में, सेनाओं में, तो वो नेम क्या था जो परमाणु का 1974 में पहले परमाणु परीक्षण हुए थे? तो उसका कोड नेम क्या था? क्या ऑपरेशन शक्ति था, या स्माइलिंग बुद्धा था, या ऑपरेशन विजय था? हमारा डी ऑप्शन मिसिंग हो गया है, तो हम देख लेते हैं कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्माइलिंग बुद्धा। जो स्माइलिंग बुद्धा थे वो कोड नेम इसका क्या था? 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ये जो क्या भारत में अपना पहला सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण जो इसका हुआ था वो 18, ये भी जाने, ये पूछता है डेट ऑफ कब हुआ था, 18 मई 1900 कितने हुआ था? 1974 में, 18 मई 1974 को क्या हुआ था? ये हमारा परमाणु परीक्षण हुआ था। और उस दिन क्या था? बुद्ध पूर्णिमा था। उस दिन बुद्ध पूर्णिमा होने के कारण ही इसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जिसे दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है? हमसे पूछ रहा है कि जो दक्षिण भारत की हमारी जो उस दिशा में सबसे ऊंची जो चोटी कौन सी है जिसे दक्षिण का एवरेस्ट भी कहा जाता है? तो हमारा 7 का कौन सा आंसर हो जाएगा? वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, आनामुंडी। आनामुंडी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आनामुंडी जो है दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची ये चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई कितनी है? लगभग 2695 मीटर है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। यह किस केरल राज्य में स्थित है? ये कहाँ स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की स्थापना आधिकारिक तौर पर किस वर्ष हुई थी? तो आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? वर्ष 1932 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसका भी हम डिटेल सोल्यूशन समझ लेते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना आधिकारिक रूप से कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी में हुई थी, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत रॉयल इंडिया एयरफोर्स के रूप में हुई थी। ज्यादातर जो भी हमारा गठन हुआ है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा ही किया गया था। तो चलिए आजादी के बाद इसे के नाम को रॉयल शब्द हटा दिया गया। यही कारण है कि हर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस भी मनाया जाता है। इससे देखिए क्वेश्चन और रिलेटेड हो गया कि 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायु दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार जो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी वो कब की गई थी? तो हमारा 9 का राइट आंसर हो जाएगा, वो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या हुआ था? पहली बार जो क्या पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें वर्ष 1929 में जो है एक ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन के से पूरी तरह आजादी यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इसी अधिवेशन के बाद 26 जनवरी 1930 को पहली बार देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जो सार्क का स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। सबसे पहले कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस मिसाइल को भारत की पहली दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता था? तो ऐसा कौन सा मिसाइल भारत का था जो इसको फायर करो और भूल जाओ की मिसाइल के नाम से जाना जाता था? तो नाग जो है हमारा वो क्या था? एंटी गाइडेड मिसाइल था, जिसे एक बार दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता था। ऐसा क्यों? इसको भी समझ लेते हैं ऐसा क्यों ऐसा होता था। तो जो नाग भारत की तीसरी पीढ़ी की थर्ड जनरेशन की एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी। इसे दागो और भूल जाओ इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक बार इसे दागने या फायर करने के बाद इसे हवा में गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो क्या मैपिंग से किसी वगैरह से जो गाइड किया जाता है मिसाइलों को, उसे गाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। यह अपने थर्मल इमेजिंग के पावर के अनुसार वो क्या होता था, दुश्मनों के एंटी टैंक मिसाइल को ढूंढ कर उस पर बरस जाती थी, जिससे क्या होता दुश्मन बहुत ही क्षतिग्रस्त हो जाते थे। चलिए आई होप आपको अच्छे सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो हमारा 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये इटली के सिसिली के उत्तर में स्थित है। जो इटली इटली हमारा देश है, इटली के जहां पर मेलोनी रहती हैं, जो मोदी जी अभी भी मिल कर आए हैं उनसे, वहां इटली के सिसिली के उत्तर में स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें लगातार क्या, इसमें लगातार गैसों और धधकती हुई गैस सामग्री निकलती है और साथ में ज्वाला भी निकलते रहते हैं। यही कारण है कि समुद्र में दूर दूर तक रोशनी दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। रडार प्रणाली में वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस प्रकार की तरंगों वेव्स का उपयोग किया जाता है? तो रडार प्रणाली में वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस तरंगों, किस वेव्स का उपयोग किया जाता है? हमारा 13 का जो राइट आंसर आएगा वो रेडियो तरंगों का। आप आई होप आप ये तो क्वेश्चन आप जान ही रहे होंगे, इतना इजी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन का आपको चैलेंज दिया, मैं टारगेट दिया, अगर 5 क्वेश्चन ही आप इसमें सही कर लेते हो तो आपको मैं पक्का मान जाऊंगा कि आपके अंदर भी दम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? जो हमारा कास्टिक सोडा है उसका रासायनिक नाम और सूत्र क्या होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है और इसका सूत्र भी है NaOH होता है। क्या होता है? तीव्र क्षार होता है। NaOH, NaOH, BaOH, और ये सभी क्या होते हैं? NaOH, BaOH, ये सभी क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं, जिसका उपयोग क्या किया जाता है? जिसका उपयोग डिटर्जेंट, साबुन और कागज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी का उपयोग क्या किया जाता है? डिटर्जेंट, साबुन और कागज बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अन्य सभी जो विकल्प हैं Na2CO3, ये क्या धोवन सोडा है, ये हमारा Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट, ये धोवन सोडा, धोने का सोडा है। और जो हमारा NaHCO3 जो सी है सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो खाने का सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट आप सुने होंगे, बेकिंग सोडा खाने का सोडा है ये। और कैल्शियम कार्बोनेट जो है क्या है? CaCO3 ये जो है वो हमारा क्या है? ये चूना है, चूना पत्थर है, ये चूना इस प्रकार का चूना है, CaCO3 है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क ओर है? तो जो हमारा बॉक्साइड है निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? जो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। किस ग्रंथि ग्लैंड को मानव शरीर की तीसरी आंख, थर्ड आइस या पीनियल ग्रंथि कहा जाता है, जो मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाती है? तो आप अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को नहीं अगर समझ पा रहे हो सही से, तो जो मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाती है वो कौन सी हमारी ग्रंथि होती है? तो 16 का जो हमारा राइट आंसर जाएगा वो बी इज द राइट आंसर। पीनियल ग्रंथि जो है हमारा क्या, कौन सा मेलाटोनिन हार्मोन्स बनाती है और इसे हम शरीर की तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आना किस बात का संकेत देता है? तो बैरोमीटर में गिरावट आना किस बात का संकेत देता है? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। आंधी तूफान आने की संभावना के कारण ही बैरोमीटर के पाठ्यांक में गिरावट आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो जो हमारा रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लेते हो। क्यों ऐसा है कि जो हमारा रॉकेट है वो न्यूटन के थर्ड नियम पर ही लागू होता है? क्योंकि न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया, जो कि प्रत्येक अगर कार्य हो रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हमारा जो रॉकेट है, रॉकेट के अंदर जब ईंधन जलाया जाता है तो अधिक गर्म गैसें बहुत तेज वेग से पीछे नीचे की ओर निकलती हैं। वो हमारी क्या है, जो पीछे की तरफ वो हमारी गैस निकलती है, सबसे पहले वो क्या हमारा वो क्रिया है, वो हमारी क्रिया हो गई। यह गैसें रॉकेट पर आने और जो ये गैसें होती हैं, और ये गैसें रॉकेट पर आगे ऊपर की ओर क्या करती हैं? एक समान बल लगाती हैं, एक समान क्या लगाती हैं? ये फोर्स लगाती हैं। तो इनके फोर्स के कारण जिसे रॉकेट ऊपर उड़ता है वो क्या है? हमारा प्रतिक्रिया है। जब रॉकेट हमारा ऊपर उड़ेगा वो प्रतिक्रिया है, और जो हमारा गैस पहले प्रेशर बनाएगा उड़ने के लिए वो हमारा क्रिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो हमारा तृतीय नियम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। 19 का देख लेते हैं, मानव रक्त का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है? तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, हल्का क्षारीय होता है। तो आई होप आप इसका क्वेश्चन, इसका तो आंसर आप जान ही रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारा इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है।
आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी हद तक बच्चे 5 से 10 क्वेश्चन का सटीक आंसर दिए होंगे, जिससे क्या होगा उनका मोटिवेशन खुद हाई होगा। ये चैलेंज आपके लिए ही था और जिसे आप पूरा कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।